नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तकनीकी शिक्षा पाने प्रवेश के लिए वेटिंग लिस्ट। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हाउसफुल। CLC चरण प्रारंभ होने पर आए थे 400 आवेदन। नई ब्रांच के लिए हो रहा पत्राचार। प्रवेश से वंचित हैं कई छात्र। सीटों की कमी दूर करने भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनावों का हुआ ऐलान। 7 साल बाद मध्य प्रदेश में होंगे युवा कांग्रेस के चुनाव। युवा कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम किया जारी। 24 और 25 नवंबर को नामांकन होंगे दाखिल। मतदान की तारीखों का नहीं हुआ है अभी ऐलान। 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ युवकों ने किया दुष्कर्म। रामपाली थाने में 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। युवती का अपहरण कर घटना को दिया अंजाम। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देने के साथ ही शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब भी शिक्षा को लेकर चिंता सामने आती है। कॉलेज में प्रवेश के लिए कतारें लगना और एडमिशन न मिल पाना अब नई बात नहीं है। जितनी क्षमता है उससे अधिक आवेदन दाखिले के लिए हैं और सीटें बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प समझा जा रहा है। लेकिन शिक्षा पद्धति में नए कॉलेज खोलना या फिर संकाय के भिन्न भिन्न अध्यापन की व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 संकायों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो 400 आवेदन आ गए, जिसमें जितनी सीटें रिक्त थीं उसके आधार पर दाखिला मिल पाया और बचे हुए छात्रों को निराशा ही हाथ लगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य RN सोनवे ने बताया कि कॉलेज में 4 संकाय, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों की ओर छात्रों का रुझान बढ़ा है, जो जिले के शैक्षणिक जागरूकता की दृष्टिकोण से कई मायनों में बेहतर है। 19 नवंबर से LCC प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरकर कॉलेज में जमा करना था। कॉलेज के लिए जो आवंटन सूची प्राप्त हुई उसमें प्रत्येक ब्रांच में 71 सीटें मिली और EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए 21 सीटें रिक्त थी। प्रवेश प्रक्रिया में सहभागी बने 400 छात्रों के आवेदन आए, जबकि 284 से अधिक विद्यार्थी ही 10वीं की अंक सूची के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश पा सकते थे। 21 नवंबर तक सभी सीटें फुल हो गईं, जबकि कंप्यूटर संकाय में SC ST श्रेणी की एक रिक्त सीटों के लिए प्रवेश देने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी सीट की पूर्ति के लिए 23 से 29 सितंबर तक प्रतिदिन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं संकाय की भरी गई सीटों में यदि कोई छात्र प्रवेश निरस्त कराता है तो उसके स्थान पर जो छात्र प्रतीक्षा सूची में है उसे प्रवेश मिल सकेगा। हमारे यहाँ 4 संकाय जो हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की 4 संकाय संचालित हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है हमारे यहाँ 1963 से जो है ये 3 ब्रांच संचालित हैं और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है 2016 से संचालित हैं हमारे यहाँ पर। और सभी पाठ्यक्रमों में 60 सीटें हमारे पास हैं। उसके अतिरिक्त जो है 3 सीट जो है शिक्षण शुल्क माफ़ी योजना के अंतर्गत रहती हैं। 6 सीट जो है हर एक ब्रांच में ये रहती हैं आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है 10% शासन के द्वारा, उसके लिए 6 सीट हैं। और उसके अतिरिक्त जो है सेकेंड ईयर में हमारे पास जो है ITI से डिप्लोमा में प्रवेश के अंतर्गत 6 सीटें हैं हर एक ब्रांच में। इस प्रकार जो है 75 सीट हर एक ब्रांच में हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी जो प्रवेश हुई है इस साल, चूँकि कोविड महामारी के कारण PPT परीक्षा के थ्रू यहाँ प्रवेश होता है, परंतु इसके कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो इस वर्ष के लिए जो है 10वीं के आधार पे यहाँ पर प्रवेश दिए गए हैं। इसके लिए प्रथम चरण के लिए जो काउंसलिंग थी वो हमारे प्रथम चरण की काउंसलिंग जो है ऑनलाइन हुई। पूरी प्रक्रिया ही ऑनलाइन है, परंतु रजिस्ट्रेशन जो है MP ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, DT MP ऑनलाइन के माध्यम से। और प्रथम चरण के लिए आवंटन सूची हमारे पास है, उसमें प्रथम चरण में पूरे आवंटन हमारे पास आ गए थे। प्रथम चरण के उपरांत, प्रवेश के उपरांत हमारे पास कुल जो सीटें खाली रह गई हैं उनके लिए 23 तारीख से 29 तारीख तक लगातार प्रतिदिन आप रजिस्ट्रेशन करवा के आएंगे बच्चे 1 बजे तक। उसके उपरांत 1 बजे के बाद जो भी सीट खाली होती है या कोई बच्चा किसी कारण से प्रवेश अपना निरस्त करवा लेता है, उन सीटों के लिए 23 तारीख से 29 तारीख तक हमारे यहाँ पे निरंतर प्रवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। बच्चे 10:30 बजे से 1 बजे तक
किसी भी MP ऑनलाइन की कैफ़े में जाके रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पर 1 बजे के पहले उपस्थित हो जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कोर्स का संचालन होता है, जिसमें मापदंड के आधार पर ही एक्रेडिटेशन बोर्ड से एक अतिरिक्त ब्रांच खोलने की अनुमति मिलती है। इसमें भी कई तरह की पूर्ति आवश्यक है, जैसे स्टाफ पर्याप्त होना चाहिए, 1:25 में आंशिक रूप से होना जरूरी है, वहीं सर्व सुविधा युक्त शिक्षा भवन की भी जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि सीटों को बढ़ाने और नई ब्रांच खोलने के लिए लगातार पत्राचार हो रहा है, जिसमें जन भागीदारी के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए देखिए, एक तो यह है कि यहाँ पर जो कोर्स चलाए जाते हैं वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत ही करवाए जाते हैं। इनके मापदंड काफ़ी कड़े हैं और उनकी पूर्ति करने के उपरांत तथा एक और हो गया है कि हमको कोर्सों का एक एक्रीडिटेशन करवाना पड़ता है NBA से। एक्रीडिटेशन बोर्ड है हमारा, तो हम नई ब्रांच खोलने के लिए एक आवश्यक हो गया है कि हम कोर्सों का एक्रीडिटेशन करवाएं। एक ब्रांच का एक्रीडिटेशन करवाते हैं तो हम एक अतिरिक्त ब्रांच खोल सकते हैं, ये सुविधा दी गई है। परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है स्टाफ पूरा हो 1:25 में, मतलब 25 विद्यार्थियों में 1 फैकल्टी आवश्यक रूप से होना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, उसके नाम्स अलग हैं। हमारी जो बिल्डिंग बनी थी वो 1962 में बनी थी, तो वो तब के मापदंड के हिसाब से बनी हुई थी, तो तब के मापदंड अलग थे, अब मापदंड थोड़े चेंज हो गए। तो अभी तब से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की और जगह की भी काफ़ी कमी है, तो हम बिल्डिंग का एक्सपांसन नहीं हो पा रहा है। प्रस्ताव हम लगातार शासन से भी भेज रहे हैं और यहाँ पर स्थानीय जनभागीदारी समिति है, उसके माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि नई बिल्डिंग बन जाए तो हम तत्काल जो है नई ब्रांच खोलने के लिए या ब्रांच में सीट बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले में शिक्षा का स्तर बेहतर है और प्रवेश के लिए छात्रों की वेटिंग संख्या इसका आभास भी कराती है, लेकिन छात्रों को जिस तरह कॉलेज और तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, उससे सर्व शिक्षा और बेहतर शिक्षा की अवधारणा को ठेस पहुंचती है। कॉलेज प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे जिले के शैक्षणिक उत्थान के लिए संकायवार कॉलेज और सीटों की पर्याप्त निर्धारण के लिए प्रयासरत रहें, तब कहीं जाकर वेटिंग लिस्ट में कमी आकर प्रवेश के लिए छात्रों की कतारें कुछ कम हो पाएंगी। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हालांकि मतदान और मतगणना की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन नामांकन दाखिल करने और आवेदनों की स्क्रूटनी तथा आपत्ति और चुनाव चिन्ह आवंटित करने की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। बता दें कि 7 साल बाद प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2013 में युवक कांग्रेस के चुनाव हुए थे और तब से अब तक कुणाल चौधरी ही युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव के जो कार्यक्रम जारी किए गए हैं, उसमें 24 से 25 नवंबर को नामांकन दाखिल होंगे, 26 नवंबर को आवेदनों की स्क्रूटनी और आपत्ति दर्ज हो सकेगी और 28 नवंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। युवक कांग्रेस चुनाव के लिए मतदान किस दिन होगा उसका अभी ऐलान नहीं किया गया है और जल्द ही मतदान की तारीख भी घोषित किए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि युवक कांग्रेस चुनाव की प्रक्रिया वर्ष 2020 में ही मार्च के महीने में शुरू हुई थी, लेकिन प्रदेश में जारी राजनीतिक उठापटक और कोरोना संक्रमण के चलते युवक कांग्रेस के चुनाव नहीं हो पाए थे। मार्च के महीने में जारी किए गए चुनाव कार्यक्रम के तहत युवक कांग्रेस के चुनाव में पहली बार किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने वालों को इंटरव्यू देना अनिवार्य किया गया था, जिसे लेकर काफी लोग भोपाल में डटे हुए थे, जिसमें बालाघाट जिले के भी लगभग आधा दर्जन युवाओं ने भोपाल पहुंचकर दावेदारी रखी थी। चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि 7 साल बाद युवक कांग्रेस के चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में 36 वर्ष से कम आयु के युवा नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसमें 24 नवंबर से ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद स्क्रूटनी और आपत्ति दर्ज हो सकेंगी और 28 नवंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। युवक कांग्रेस के चुनाव के लिए मतदान किस दिन होगा इसका भी ऐलान नहीं किया गया है। कांग्रेस के इलेक्शंस घोषित हो चुके थे पहले भी और इसका नॉमिनेशन मेंबरशिप वाले हुए थे 27 नवंबर से, फरवरी से, लेकिन मध्य प्रदेश में आगामी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ जो उपचुनाव को लेते हुए यूथ कांग्रेस में स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब यूथ कांग्रेस फिर से इलेक्शंस करवा रही है और इसका नॉमिनेशन जो कोई भी अंडर 36 है वो इसका नॉमिनेशन फिल कर सकता है 26 नवंबर तक। ऑनलाइन नॉमिनेशन चालू हो जाएंगे 24 नवंबर 2020 से।
इलेक्शन की जो अभी डेट है वो घोषित नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन हो जाने के बाद जल्दी इलेक्शन की डेट और स्क्रूटनी और सारा कुछ चालू हो जाएगा। क्या कुछ इसमें बालाघाट से और भी कुछ नाम सामने आने की संभावना है? बालाघाट से बहुत सारे नाम सामने आएंगे और आना ही चाहिए। ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मंच है, राहुल जी की सोच को देखते हुए बहुत अच्छा मंच है, और जो युवा प्रतिभाशाली होगा, जिसमें कार्य करने की क्षमता होगी, वो राहुल जी की विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ेगा। बता दें कि चुनावों के तहत प्रदेश सहित जिला कार्यकारिणी के लिए मतदान प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों के लिए 36 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। रामपाली थाना क्षेत्र के ग्राम बोदलकसा में कक्षा 9वीं की 14 वर्षीय बालिका छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन अपराध दर्ज होने के 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से आरोपी बाहर हैं। जानकारी के अनुसार घटना 5 नवंबर की है, जब पीड़िता अपने घर में अपने पिता के साथ थी। उसी दौरान महेंद्र निकोसे, प्रेम और सलमान उर्फ शैलीस बाइक से मेरे घर आए और मुझे बाहर बुलाया, जिसके बाद महेंद्र ने उससे शादी करूंगा कहकर उसे बाइक में बिठाकर महेंद्र की बुआ सुशीला निकोसे के घर मुरझड़ ले गए, जहां पर महेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि एक दिन पूर्व भी यही 3 लोग उसके घर पर आए थे, जिन्होंने उसे व उसकी बच्ची को समोसा खिलाया था, और दूसरे दिन जब वह घर में था उस दौरान उसकी बच्ची को ये लोग बहला फुसला कर ले गए। बुजुर्ग ने बताया कि घटना के बाद उसने 3-4 दिन लगातार बच्ची की खोज खबर ली, लेकिन जब बच्ची नहीं मिली तब उसने 9 नवंबर को रामपाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान लगातार 10 दिन तक नाबालिग को डरा धमकाकर अपनी बुआ के घर पर रखने के बाद आरोपी महेंद्र उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसे 15 नवंबर को घर छोड़ा, जिसके बाद उसने अपने पिता के साथ रामपाली थाने में उसी दिन आरोपियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में वारासिवनी थाना में पदस्थ एसआई सोनाली ढोक ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व रामपाली थाना पहुंचकर पीड़िता ने 2 आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना ये है कि 15 तारीख को जो दस्तयाब हुई अपर्ता, चूँकि वो 1 माह पूर्व लापता थी, लापता की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो दस्तयाबी से मैं पूछताछ हेतु थाना रामपाली गई थी, जहाँ पर पूछताछ दौरान पता चला कि अपर्ता को निवास सुक्कू टोला के आरोपी ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसे भगाकर किसी दूसरे गांव में मुरझड़ में लेकर गया और वहाँ अपनी बुआ के घर रखा। चूँकि ये जानकारी बुआ को भी थी और वहाँ पर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। मैडम, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? आरोपी की तलाश लगातार जारी है, चूँकि आरोपी फरार है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मैडम, 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 363, 366, 376 में मामला दर्ज किया है और पॉक्सो की धारा है, जो कि अपर्ता नाबालिग है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की खबरें आने लगी हैं। कई जिलों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है, वहीं अस्थायी जेल में भी भेजा जा रहा है। ऐसे ही कुछ जिलों में शनिवार को ही कार्रवाई से ऐसे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बालाघाट में भी सोमवार को होने वाली क्राइसिस ग्रुप की बैठक के बाद ही जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की सटीक जानकारी लग पाएगी। बता दें कि 20 नवंबर को ही प्रदेश के शहरों में एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर करते हुए मंत्रालय में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, जबकि गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। चौहान ने कहा कि फिलहाल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 अभी गया नहीं है, परिवर्तित होते मौसम में यह चुनौती बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूला जाए। हम सब मिलकर कोविड-19 की चुनौती का सामना करें। लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरण हो। बैठक के दौरान तय किया गया कि क्राइसिस ग्रुप की लगातार बैठक होगी और सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी जाएंगी। शादियों में मेहमानों की संख्या बढ़ाने या घटाने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। पूरे प्रदेश में मास्क को लेकर सख्ती बरती जाएगी, अभियान चलाया जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा।
इसे अपने जिले में लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बालाघाट जिले में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिले में कोरोना रिकवरी रेट अन्य जिलों की अपेक्षा ठीक है, लेकिन जिले के चिकित्सकों ने भी बदलते मौसम के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में क्राइसिस ग्रुप की बैठक का आयोजन होना है, जिसके बाद ही जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। कलार समाज के इष्टदेव भगवान सहस्त्रबाहु का जन्म महोत्सव पर्व 21 नवंबर को नगर के वार्ड नंबर 33 गायखोरी वैनगंगा नदी तट पर स्थित भगवान सहस्त्रबाहु मंदिर में मनाया गया। इस दौरान मंदिर में भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना कर हवन पूजन व आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस संबंध में कलचोरी कलार समाज के जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के सचिव सूरज दौने ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष भगवान सहस्त्रबाहु की जयंती सादगीपूर्ण माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में दोपहर करीब 2 बजे भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना कर हवन पूजन आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। शाम को वैनगंगा नदी में दीपदान किया गया। भगवान सहस्त्रबाहु से सुख समृद्धि व कोरोना से मुक्ति दिलाने की कामना की गई। आज श्री राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रार्जुन जी का शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जन्मदिन मनाया जाता है। आज कलार समाज के सभी स्वजाति बंधु इस पावन पर्व पर भगवान की ये प्रतिमा का स्थापना की गई है, जिसमें हम लोग आज प्रथम बार मतलब उनकी आराधना कर रहे हैं। और इसमें आरती, हवन, इसके बाद में वैनगंगा नदी में दीपदान करने के पश्चात मोतीनगर चौक पर स्थित भगवान सहस्त्रबाहु की चौक पे प्रतिमा का माल्यार्पण कर उनका वहाँ पे भी दीप प्रज्वलित कर मास्क का वितरण किया जाएगा। एवं वर्तमान में अभी महामारी तत्पश्चात सहस्त्रबाहु चौक मोतीनगर में भगवान सहस्त्रबाहु प्रतिमा स्थल पर दीप प्रज्वलित कर लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना से बचने, सावधानी बरतने व मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में जिला सर्ववर्गीय कलार समाज के पदाधिकारी सहित स्वजाति जन उपस्थित रहे। बोलो भगवान सहस्त्रबाहु की जय। आज हमारे कलार कलाल समाज के भगवान श्री राजराजेश्वर श्री सहस्त्रबाहु जी की जयंती है। उस उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में पूजा अर्चन और कोविड के वजह से कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है और हवन और कोविड से छुटकारा पाने के लिए हम सब मिलकर कलार समाज वाले इस मंदिर में पूजन और शाम को दीपदान कर रहे हैं और मास्क का वितरण किया जा रहा है। और सहस्त्रबाहु जी का मंदिर इंदौर से 70 किलोमीटर माहेश्वर में है। वहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जा रही है। भोपाल में, बालाघाट में, सभी जिलों में। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर मुख्यालय में संविधान दिवस मनाया जाएगा। आगामी 26 नवंबर को मनाए जाने वाली संविधान दिवस को मनाए जाने को लेकर 21 नवंबर को संविधान जागृति मंच के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई। बता दें, संविधान दिवस को लेकर 20 नवंबर को बीआरसी कार्यालय हॉल में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संविधान दिवस कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन संविधान जागृति मंच से किया जाएगा, जिसके लिए सभी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम को संविधान जागृति मंच का संयोजक बनाया गया। इस बैठक में HD भीमटे, MS उइके, डॉक्टर RK मेश्राम, अविनाश मेश्राम, RK बारमाटे, RK बांगड़े, मनोज चौरे, इमरान खान, महबूब अली, चरणदास ढेंगरे, हाजी शोएब खान, AR गजभिये, महेंद्र भलावे, अशोक मड़ावी, ललित ठाकरे, अरुणा तिरपुड़े, भुवन सिंह कोर्राम और भरतलाल मड़ावी सहित अन्य प्रमुख संगठन पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में चर्चा के बाद 21 नवंबर को संविधान जागृति मंच के द्वारा संविधान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पत्रकारों से साझा की गई। संगठन के संयोजक भुवन सिंह को राम ने बताया कि 26 नवंबर को बालाघाट नगर मुख्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सुबह 8 बजे स्थानीय अंबेडकर चौक में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से अंबेडकर चौक में मंचीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें मंच के माध्यम से वक्ताओं के द्वारा संविधान दिवस पर प्रकाश डाला जाएगा। जबकि कार्यक्रम की समाप्ति पर सामाजिक ज्वलंत मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेरा नाम है भुवन सिंह कोराम और अभी संविधान जनचेतना मंच के संयोजक के रूप में हूँ और ये संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जा रहा है, उसके तारतम्य में ये बैठक, ये प्रेस वार्ता ली गई है। क्या रूपरेखा बनाई गई? रूपरेखा ये है कि जो संविधान दिवस है सुबह माल्यार्पण का कार्यक्रम 8 से 9 बजे के बीच में है। बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे उनकी जो प्रतिमा है उसका माल्यार्पण होगा। उसके बाद में दोपहर में 1 बजे से अम्बेडकर चौक में ही जो मंच है वहीं पे हमारे वक्तव्य का कार्यक्रम रहेगा और साथ में कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन किस मांग के लिए? ज्ञापन हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो संविधान से के तारतम्य में है, उसी के दिन कलेक्टर साहब ने जो मीटिंग जो अटेंड करेंगे वो मीटिंग अटेंड करेंगे। बाकी जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि वही जाएंगे वहाँ पे। बाकी तो सारे लोग जो देशवासी, जो नागरिक है, आम नागरिक, वो तो कम से कम इस संविधान दिवस को अटेंड करेंगे। 20 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 20 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2367 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2291 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 50 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर को बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 20 का 41 वर्षीय पुरुष, 20 वर्षीय युवती, वार्ड नंबर 28 का 26 वर्षीय युवक, 63 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 22 का 56 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 27 की 31 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 32 का 32 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 12 बूढ़ी का 50 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 15 का 60 वर्षीय पुरुष, ग्राम बघोली का 28 वर्षीय युवक, बोदा की 63 वर्षीय महिला, लालबरा शांति नगर का 31 वर्षीय पुरुष, तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का 34 वर्षीय पुरुष, किरनापुर तहसील के ग्राम माटे की 54 वर्षीय महिला, किरनापुर का 31 वर्षीय पुरुष, नगरीय क्षेत्र बारा सिवनी के वार्ड नंबर 13 का 49 वर्षीय पुरुष, 30 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 2 का 17 वर्षीय युवक, 47 वर्षीय महिला, 58 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 5 का 28 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 15 का 51 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 14 का 34 वर्षीय पुरुष, ग्राम तुमाड़ी का 42 वर्षीय पुरुष, 26 वर्षीय युवती, 23 वर्षीय युवती, बैहर तहसील के ग्राम कोंगेवानी का 11 वर्षीय बालक शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 21 नवंबर को शाम 6 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 20 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड पर 1 मरीज भर्ती है। 20 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 871 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 43,693 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 39,889 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका, मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के मध्य समन्वय एवं संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष की तरह 21 नवंबर को कमला नेहरू महिला मंडल सभागार बालाघाट में विश्व मत्स्य पालन दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में जिले में मत्स्य पालक किसानों को सम्मानित किया गया।
आयोजित किए गए कार्यक्रम में जिला पंचायत उप प्रधान अनुपमा नेताम, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, उप संचालक मत्स्य उद्योग शशि प्रभा धुर्वे, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर RL राउत, मत्स्य पालन से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत उप प्रधान अनुपमा नेताम ने मत्स्य पालक किसानों को विश्व मत्स्य दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को किसानों से जोड़ने का काम किया है, जो सराहनीय है। सरकार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे किसानों को भरपूर मदद कर रही है, जिससे किसानों की आय बढ़ रही है। सरकार ने मत्स्य किसानों को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रीमती नेताम ने कहा कि मत्स्य पालन के इस कार्य से महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है और बालाघाट जिला मत्स्य पालन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने कहा कि मत्स्य पालन के कार्य से अंतिम पायदान के लोगों को जोड़ा गया है। मत्स्य पालन के इस कार्य ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है। ये स्वरोजगार का अच्छा साधन है और कम खर्च में ज्यादा आमदनी देने वाला काम है। उप संचालक मत्स्य उद्योग शशि प्रभा धुर्वे ने कार्यक्रम में बताया कि विश्व मत्स्य पालन दिवस का कार्यक्रम जिला स्तर पर प्रथम बार आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार से मत्स्य पालन से जुड़े सभी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में कार्य करने वाले मत्स्य पालक किसानों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अलग पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन एक घरेलू उत्पादन है जो देश की आर्थिक स्थिति में भी अपना विशेष योगदान देता है। आज हमारा जो कार्यक्रम हुआ था 21 नवंबर पूरे विश्व में मत्स्य पालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कार्यक्रम पहले दिल्ली में ही आयोजित होता था हमारे भारत की तरफ से, लेकिन इस बार भारत सरकार के निर्देश थे कि ये कार्यक्रम जिलों में भी होना चाहिए। उसके माध्यम से जो मत्स्य संपदा योजना है या मछली पालन विभाग की जो योजनाएं हैं वो हमारे मछुआरों तक पहुँच सकें और वो उनका लाभ ले सकें। तो इसी कड़ी में हम लोग ने ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया था। मत्स्य संपदा योजना हमारी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे मछुआरों को मिल सके, इसका ये मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे। और जो हमारे सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर में हमारे मछुआरों का सुधार हो सके, ये हमारा उद्देश्य था। इसके अलावा हमारे पे जो प्रगतिशील कृषक हैं हमारे ज़िले के, चूँकि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे रहा है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, और जो यहाँ के प्रगतिशील कृषक हैं उनको हमने सॉल सिरीफल और सर्टिफिकेट दे के उनको सम्मानित भी किया है, ताकि और दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लें और अपने कार्य को और अच्छा कर पाएँ। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा मत्स्य किसानों को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन से आजीविका एवं मछलियों के प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कायदी के वैष्णो देवी मंदिर के पास शनिवार 21 नवंबर को एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल वारासिवनी सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों द्वारा उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में ग्राम लखनवाड़ा निवासी बेनीराम तुर्कर उम्र 70 वर्ष एवं उसकी पत्नी सरला तुर्कर है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी कार चालक कार घटना स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार क्रमांक MP 28 CA 3990 व बाइक जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बोधसिंह भगत निवासी ग्राम कायदी ने बताया कि दुर्घटना में घायल बेनीराम तुर्कर उसके जीजा हैं, जो कि लखनवाड़ा रहती हैं। शनिवार को उसके जीजा व बहन पल्सर बाइक से अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने बालाघाट जा रहे थे। इसी दौरान वैष्णो देवी मंदिर के पास बालाघाट की ओर से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसके जीजा के पैर व सिर में गंभीर चोट लगी है। वहीं उसकी बहन सरला को सर व हाथ पैर में चोट लगी है। बेनीराम तुर्कर कहाँ रहते हैं? लखनवाड़ा। कहाँ घटना हुई है? अजी ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना सर देवी मंदिर के सामने है, छोटा टोला। जी। कहाँ जा रहे थे? ये बालाघाट जा रहे थे जी। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तकनीकी शिक्षा पाने प्रवेश के लिए वेटिंग लिस्ट। पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हाउसफुल। CLC चरण प्रारंभ होने पर आए थे 400 आवेदन। नई ब्रांच के लिए हो रहा पत्राचार। प्रवेश से वंचित हैं कई छात्र। सीटों की कमी दूर करने भेजा प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनावों का हुआ ऐलान। 7 साल बाद मध्य प्रदेश में होंगे युवा कांग्रेस के चुनाव। युवा कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम किया जारी। 24 और 25 नवंबर को नामांकन होंगे दाखिल। मतदान की तारीखों का नहीं हुआ है अभी ऐलान। 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ युवकों ने किया दुष्कर्म। रामपाली थाने में 2 युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज। 6 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। युवती का अपहरण कर घटना को दिया अंजाम। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।